नमस्ते बिहार, मैं हूं आप सबके साथ अनूप। खबरों की शुरुआत एक बड़ी खबर से करते हैं। पटना से बड़ी खबर, जहां आईबी के इनपुट पर एटीएस की गर्दनी बाग में एटीएस ने छापेमारी की। अनीसाबाद में चल रहे फर्जी टेलीफोन एक्सचेंज में रेड की गई है। 2 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं और काम करने वाले 4 युवतियों को भी हिरासत में लिया गया है। फर्जी तरीके से विदेश में फोन करने का आरोप लगा था। फर्जी टेलीफोन एक्सचेंज से संदिग्धों से बात करने की खबर आई थी, जिसके बाद एटीएस ने कार्रवाई की गर्दनी बाग में और यहां छापेमारी की और फर्जी टेलीफोन एक्सचेंज का पर्दाफाश किया है। हालांकि यहां से गिरफ्तारियां भी हुई हैं। अनिल चौरसिया, सुशील चौरसिया, जिन्हें गिरफ्तार किया गया है और यहां काम करने वाली 4 युवतियों को भी हिरासत में लिया गया है। बताया जा रहा है कि यहां से विदेशों में फर्जी तरीके से फोन किया जाता था, जिसके बाद इसकी जानकारी मिली। उसके बाद एटीएस ने यहां छापेमारी की है। राजधानी पटना में फर्जी टेलीफोन एक्सचेंज चल रहा था और एटीएस को यह इनपुट आईबी से मिला। इसके बाद एटीएस की टीम ने अनीसाबाद इलाके में छापेमारी की, गर्दनीबाग थाना क्षेत्र के अनीसाबाद में, और जो 2 शातिर हैं वो गिरफ्तार किए गए हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं, इन दोनों शातिरों को गिरफ्तार किया गया। निश्चित तौर पर एक बड़ी कामयाबी है ये, और अब इनसे फिलहाल पूछताछ की जा रही है और कई महत्वपूर्ण इनपुट जो है वो इनसे मिला है। और इसमें अनिल चौरसिया और सुनील चौरसिया, ये दोनों भाई बताए जाते हैं। और अनिल चौरसिया जो है वो गांधी मैदान थाना क्षेत्र में एक फर्जी टेलीफोन एक्सचेंज का जब खुलासा हुआ था तब उसमें ये एक्यूज रहा था और उस समय से ये एब्सकॉन्ड कर रहा था। निश्चित तौर पर एक बड़ी कामयाबी है ये, और फिलहाल पटना पुलिस एटीएस के साथ मिलकर इस पूरे मामले को खंगाल रही है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं जो पुलिस अधिकारी हैं वो जो आरोपी हैं उनके साथ यहाँ पर मौजूद हैं और कई महत्वपूर्ण जानकारियां भी मिली हैं इन सभी से। और आप तस्वीरों में देख सकते हैं जो पुलिसकर्मी हैं उन्हें जब सूचना मिली उसके बाद ये देश की सुरक्षा के लिए भी खतरनाक माना जाता है, क्योंकि अगर आप फर्जी तरीके से टेलीफोन एक्सचेंज चलाते हैं तो इससे जो रेट फिक्स किया गया है फॉरेन कॉल के लिए, और उसमें उससे कम रेट पे ये बात करवाते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि जो बात होती है विदेशों में जो संदिग्ध चरित्र के लोग होते हैं और जो देश विरोधी गतिविधियों में संलिप्त लोग होते हैं वो इसी तरीके से फर्जी एक्सचेंज का फायदा उठाते हैं और इनसे बातचीत करते हैं। और निश्चित तौर पर कई महत्वपूर्ण जानकारियां हासिल। क्या है मामला, इनसे बताएं। कब से चला रहे थे ये बताओ ना। ये बताइए कब से चला रहे थे? नहीं बताइए। पहले भी 64 तुम्हारे पास सिम मिला, क्या कर रहे थे सिम का? बताओ क्या कर रहे थे, बताओ क्या कर रहे थे? ये बताइए कैसे आप काम कर रहे थे? ये कुछ बताना नहीं चाहता, लेकिन जाहिर सी बात है एक महत्वपूर्ण कामयाबी जो है वो पटना पुलिस ने एटीएस की मदद से हासिल की है। और देखिए यहाँ पर जो चीजें इसके पास से रिकवर की गई है वो यह है, यहाँ पर सीपीयू भी है और जो यहाँ पर सिम जो है 64 सिम जो है इसके पास से रिकवर किया गया है, जो फिलहाल यहाँ रखा गया है। इसके अलावा कई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो है, राउटर है, तमाम चीजें जो है वो रिकवर की गई है। और एक महत्वपूर्ण कामयाबी पटना पुलिस ने हासिल की है एटीएस की मदद से। अब देखना होगा ये जो नेक्सस चल रहा था, ये नेटवर्क जो चल रहा था, इसका पुलिस कैसे खुलासा करती है, कौन कौन से लोग इसमें इन्वॉल्व हैं और उनका किस तरीके से मॉडस ऑपरेंडी था और क्या प्लानिंग थी। अब इन सब चीजों को खंगालना एटीएस और पटना पुलिस के लिए बड़ी चुनौती है। कैमरा पर्सन मनीष सुरीजा के साथ संजय कुमार, न्यूज 18 पटना। इधर मोतिहारी में मंदिर की दान पेटी से चोरी का मामला सामने आया है। ग्रामीणों ने चोरी के आरोपी को पकड़कर उसकी जमकर धुनाई भी कर दी। मामला रामगढ़वा थाना क्षेत्र के कसवा टोले का है। लोगों की माने तो 4 चोरों ने हनुमान जी के मंदिर में दान पेटी चुरा ली, फिर मंदिर के बगल में गैरेज में चोरी करने लगे। तभी ग्रामीणों ने एक को रंगे हाथ पकड़ लिया, जबकि बाकी 3 चोर वहां से भाग खड़े हुए। पकड़े गए आरोपी को ग्रामीणों ने पहले पेड़ से बांधा और उसके बाद उसकी पिटाई शुरू कर दी। चोर ने चोरी की बात कबूल करते हुए बताया कि वो रक्सौल के परिवा इलाके का रहने वाला है। उसके साथ 3 लोग और हैं। आरोपी के मुताबिक दिन में पूरा गैंग घर और दुकानों की रेकी करता था और फिर देर रात चोरी की घटना को वो अंजाम देते थे। पिटाई के बाद ग्रामीणों ने आरोपी को पुलिस के हवाले कर दिया। दरअसल रामगढ़वा थाना क्षेत्र के रघुनाथपुर पंचायत के आसपास पिछले 3 महीने में 1.5 दर्जन से ज्यादा जगहों पर चोरी हुई, लेकिन पुलिस अभी तक किसी भी घटना में चोर को पकड़ नहीं पाई।
नहीं गया। बकरीद और सावन को लेकर कानून व्यवस्था की स्थिति का जायजा लेने बीते रात खुद जिलाधिकारी श्याम बिहारी मीणा और एसपी योगेंद्र कुमार मधेपुरा के सड़कों पर निकले। इस दौरान अधिकारियों ने मधेपुरा शहर के विभिन्न इलाकों के साथ साथ सिंहेश्वर मंदिर तक हो गए और इस दौरान कई जगहों पर रुके और स्थिति का जायजा भी लिया। यहाँ अधिकारियों ने लोगों से शांति और सौहार्दपूर्ण वातावरण में पर्व को मनाने की अपील की और लोगों से कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए पर्व मनाने को कहा। तो नहीं कर रहे हैं। हमारा सभी से आग्रह है कि सामुदायिक रूप से नमाज अदा नहीं करनी है, सामुदायिक रूप से बलि नहीं करनी है और अपना जो है घरों में नमाज अदा करनी है। दूसरी बात, सावन का भी त्यौहार आ रहा है 25 तारीख से और इस बार 4 सोमवार हैं, तो उनमें भी आप लोगों को सामुदायिक जलाभिषेक नहीं करना है। कोरोना का संकट अभी बरकरार है। इसके अलावा मैं एक मैसेज आप लोगों के माध्यम से देना चाहूँगा कि कोविड की गाइडलाइंस लागू हैं, कृपया करके सभी लोग उसका पालन करें, मास्क लगाएं, 2 गज की दूरी बना के रखें और सामूहिक तौर पे कोई भी एक्टिविटी करना अभी अगले आदेश तक बंद है, तो कृपया करके उसका पालन करें। और इसके अलावा सभी जगह हम लोग निगरानी रख रहे हैं और हमारे जितने भी पुलिस के फोर्स है, मजिस्ट्रेट हैं, पर्याप्त मात्रा में है, सभी लोग डिप्यूट कर दिए गए हैं और सभी लोग की निगरानी हम लोग स्वयं कर रहे हैं। इधर बिहार की मद्य निषेध विभाग की टीम ने पश्चिम बंगाल के एक बड़े शराब के धंधेबाज को गिरफ्तार किया। पुलिस ने सिलीगुड़ी से शराब तस्कर विश्वजीत सरकार उर्फ वासुदा को गिरफ्तार किया। शराब तस्कर को गिरफ्तार कर पूर्णिया लाया गया है, जहां उससे पूछताछ की जा रही है। उसके पास से विभिन्न बैंकों के 16 एटीएम कार्ड, 2 ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड, वोटर कार्ड और पैन कार्ड भी जब्त किए गए। वासुदा पर पूर्णिया, अररिया, सुपौल, किशनगंज समेत 7 से अधिक जिलों में शराब की तस्करी का आरोप है। और देखिए, पुलिस से बचने के लिए शराब के धंधेबाज जो हैं वो आए दिन शराब की तस्करी के नए नए तरीके इजाद कर रहे हैं। मधुबनी पुलिस ने शराब के धंधे से जुड़े कुछ ऐसे ही लोगों को पकड़ा है। बताया जा रहा है कि ये लोग शौचालय की टंकी साफ करने में इस्तेमाल होने वाले टैंकर के जरिए शराब की तस्करी करते थे। मामला झंझारपुर अनुमंडल के लखनौर थाना इलाके का है। एसडीपीओ के मुताबिक लखनौर थाना को गुप्त सूचना मिली, जिसके आधार पर झंझारपुर मधेपुरा मुख्य सड़क पर रुपौली गांव के पास पुलिस ने शौचालय की टंकी साफ करने वाले टैंकर को जब्त किया। इस टैंकर के अंदर 812 लीटर अंग्रेजी शराब छिपाई गई थी। पुलिस ने टैंकर के साथ 2 लोगों को भी पकड़ा है। पुलिस के हत्थे चढ़े दोनों आरोपी दरभंगा के रहने वाले हैं। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की छानबीन कर रही है। लखनऊ रानी जी को यह खबर मिली कि एक टैंक लॉरी में अवैध इंग्लिश शराब ले जाकर परिवहन किया जा रहा है, तो त्वरित कार्रवाई करते हुए इनके द्वारा रेड किया गया, जिससे एक चालक और उसके सहयोगी को गिरफ्तार किया गया। चालक अमरजीत चौपाल और राजीव कुमार उसका सहयोगी है, दोनों दरभंगा के रहने वाले हैं। और इसका जो गाड़ी का मालिक है वो अभी राजू साहनी, जो जिसके द्वारा यह धंधा करवाया जाता है, वो भी दरभंगा के ही रहने वाले हैं। ये लोग दालपुला से इस चीज़ को ला रहे थे। स्थानीय स्तर पर समस्तीपुर में एक बार फिर बेखौफ अपराधियों का तांडव देखने को मिला, जहां बैंक से रुपए लेकर सीएसपी लौट रहे सीएसपी संचालक पर अपराधियों ने फायरिंग की और रुपयों से भरा बैग लेकर फरार हो गए। मामला ताजपुर थाना क्षेत्र के सरैया ताजपुर रोड की है, जहां 2 बाइक पर 4 हथियारबंद अपराधी आए और सीएसपी संचालक त्रिपुरारी झा पर फायरिंग कर दी। गोलीबारी की घटना में सीएसपी संचालक बाल बच गया, लेकिन अपराधियों ने उसका बैग छीन लिया और भाग खड़े हुए। सीएसपी संचालक का कहना है कि बैग में 4 लाख रुपए नकद और लैपटॉप था, जिसे अपराधी लेकर फरार हो गए हैं। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की छानबीन कर रही है। पुलिस ने मौके से 2 खोखा भी बरामद किया है। मोरवा ब्रांच में जाके 4 साढ़े 4 में कैश लिया हूँ। कैश लेके आ रहा था, रास्ते में मोरवा मोहनपुर के पास दयाली राय के घर के पास 4 आदमी थे, 2 मोटरसाइकिल से। उसके बाद फायरिंग 2 चला मेरे ऊपर और बैग लेके भाग। कितना रुपया था उसमें? 4 लाख रुपया था। रोहतास में फल कारोबारी से 7,85,000 की लूट हुई। पीड़ित कारोबारी कृष्णा कुमार डेहरी से फल सप्लाई के पैसे का कलेक्शन करके सासाराम एसबीआई में जमा करने जा रहे थे और उसी दौरान डेहरी मुफस्सिल थाना के सुअरा मोड़ के पास बाइक सवार 2 अपराधियों ने ओवरटेक कर उनकी गाड़ी को रोका। हथियार के बल पर कारोबारी से 7,85,000 रुपए लूट लिए और भाग खड़े हुए। लेके निकल रहे थे कलेक्शन करके, 7,85,000 रुपया था और सासाराम हम ले जा रहे थे, उसको एसबीआई बैंक में डालना था। और जैसे सासाराम सूरा से मुड़ना था, वहीं पे आगे पीछे से वो बाइक वाला आया और रुकवाने के बाद सामान हथियार निकाल के गिरा उड़ा दिया और पैसा उसका दे दो। फिर नहीं दे रहे थे तो कहता गोली मार देंगे हम।
एगो छीन उनके अपना ले गया। उसी में तकाजा में 7,50,000 लेके आ रहे थे, लेकिन डेयरी से ही कोई रैकी कर रहा था और उस सुगरा मोड़ के पास उनको मौका का फायदा देके सुनसान जगह देख के केले में पा के उनको लूट लिया गया। लेकिन खैर लूट करने वाले अपना काम कर लिए हैं, लेकिन हम लोग भी इसको बहुत मतलब चैलेंजिंग रूप में लिए हैं और इसको छोड़ेंगे नहीं, जैसे भी हो बरामद करेंगे, पकड़ेंगे। पूर्वी चंपारण में महिलाओं से करोड़ों रुपए की ठगी करने वाले गिरोह का पुलिस ने खुलासा किया है। पुलिस ने गिरोह के सरगना ब्रजेश यादव के साथ उसके एक सहयोगी को भी पकड़ा है। इन पर मदर टेरेसा ट्रस्ट के नाम से सहायता समूह बनाकर करीब 5,000 महिलाओं से नौकरी और रोजगार दिलाने के नाम पर करीब 150 करोड़ रुपए की ठगी का आरोप है। अभी तक के अनुमान के मुताबिक 11 करोड़ से अधिक रुपए की ठगी का मामला सामने आया है। हालांकि पुलिस का मानना है कि जांच के बाद रकम में और भी बढ़ोतरी हो सकती है। 22,000 का 30,000 रुपये लौटाने का लालच देकर उन लोगों के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया था। इस प्रकार से इन्होंने भोली भाली हजारों महिलाओं को ठगा है। व्यापक अनुसंधान का ये विषय है। अभी आगे हम लोग और अनुसंधान करेंगे। जो इनका कार्यालय है वो मजिस्ट्रेट के ऑर्डर से सील किया गया है। पुनः उसे खुलवाकर हम लोग उसमें जो कागज हैं उनको भी जब्त करके आगे अनुसंधान का उसको विषय बनाएंगे। पूरी दुनिया कोरोना महामारी का दंश झेल रही है, वो भी पिछले 2 सालों से। पूरी दुनिया को कोरोना ने तबाह करके रखा है, जिसका हथियार बस एक ही है, वो है वैक्सीनेशन। लेकिन कुछ लोग वैक्सीनेशन के नाम पर लोगों को ठग भी रहे हैं, अपनी जेब भर रहे हैं। सिवान से वीडियो सामने आया है, वो हैरान करने वाला है। वीडियो काफी तेजी से वायरल भी हो रहा है। इसमें अस्पताल का एक कर्मी घूस लेता दिखाई दे रहा है। वीडियो में साफ साफ आप देख सकते हैं कि कैसे कर्मी फॉर्म के साथ पैसे भी वसूल रहा है। बताया जा रहा है कि वीडियो सिवान सदर अस्पताल का है, जहां वैक्सीन के नाम पर पैसे लिए जा रहे हैं और जिसका वीडियो जो है अब तेजी से सोशल मीडिया में वायरल हो गया है। हालांकि न्यूज़ 18 इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। मेरा आज ही चाहिए थी, क्या करा दीजिए? अभी हमको चाहिए। कितना टाइम लगेगा? कितना टाइम लगेगा? सुनिए ना, मोहम्मद सिंह वाले निकालिएगा। अभी जमा किस में? अभी मेरा आज ही चाहिए थी, क्या करा दीजिए? अभी हमको चाहिए। कितना टाइम लगेगा? कितना टाइम लगेगा? सुनिए ना। भागलपुर का सबसे बड़ा अस्पताल जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल इन दिनों दलालों के कब्जे में है और यह बात खुद अस्पताल के अधीक्षक भी मान रहे हैं। 16 जून को सड़क हादसे में घायल एक शख्स जब इस अस्पताल में पहुंचा तो दलाल उसके पीछे पड़ गए। अस्पताल का स्टाफ श्रवण कुमार, जो ट्रॉली मैन, उसे बहलाकर आयुष्मान अस्पताल ले गया, जहां पैर का इलाज के लिए उससे 2 लाख रुपए वसूल लिए गए। लेकिन उसका पैर ठीक नहीं हो पाया और एक पैर कटने की नौबत आ गई। इतना ही नहीं, इसके बाद भी आयुष्मान अस्पताल ने 80,000 रुपए और चुकाने का बिल थमा दिया और जब मरीज पैसा नहीं दे पाया तो वापस सरकारी अस्पताल में आ गया। इस मामले में अधीक्षक का कहना है कि वो दलालों पर नकेल के लिए कुछ कदम उठाने जा रहे हैं। काटने के बाद, वो यानी कि पैर काटने के पहले तो हम कहे कि सर पैसा का व्यवस्था में है, थोड़ा कर दीजिए, पैसा ला के दे देंगे, कोई दूर में तो है नहीं। तो नए हो करके फिर उन्होंने पैर को काट दिया। पैर काटने के बाद जैसे आज पैर कटिंग किए, कल ने परसों ऑपरेशन करके बोला कि पैसा जमा कीजिए और घर जाइए, नहीं तो यहाँ रहोगे तो 3600 रुपया डेली बेड चार्ज लगेगा। दलालों का गैंग ग्रुप निश्चित रूप से सक्रिय है, मरीज को ले जाने वाला ही नहीं, ब्लड बैंक के चारों बगल भी जो है वो ब्लड के डिमांड के लिए मरीज को ज़रूरत होता है तो वो उसको कि हम दिलवा देते हैं। और वो इस तरह के दलाल अक्सर जो है हमारे जो अस्पताल के जो कर्मी हैं उनकी मिली भगत से ही होती है। अब हमको उन कर्मियों को आइडेंटिफाई करना है कि कौन ऐसा कर रहे हैं, तो इसके लिए सीसीटीवी कैमरे वाले को भी हमने सचेत कर दिया है कि ब्लड बैंक में किनका आना जाना ज़्यादा हो रहा है। भागलपुर में डॉक्टरी पेशे को बदनाम करने वाली एक घटना सामने आई है। नाथनगर पीएचसी में एक महिला प्रसव के लिए आई, लेकिन वहां से अनुपा नाम के एक डॉक्टर ने मरीज को इलाज के लिए अपने घर निजी क्लिनिक में बुला लिया, जहां से इस गरीब परिवार से पैसे हटने और परेशान करने का खेल शुरू हुआ। शुरुआती इलाज के लिए डॉक्टर ने 3-4 हजार रुपए लिए। इसके बाद और 50,000 रुपए की मांग की गई। फिर भी वो सिर्फ महिला को बचाने की गारंटी ले रही थी। गर्भ में पल रहे बच्चे की कोई गारंटी लेने को तैयार नहीं थी। गरीब परिवार के लिए 50,000 रुपए जुटा पाना भारी मुश्किल था।
ऐसे में किसी तरह से पैसे जुगाड़ गाड़ी से ये परिवार जो है JLNM CH पहुंचे, तब जाकर इलाज हुआ। इस मामले में सिविल सर्जन ने कड़ी कार्रवाई की बात कही तो वहीं कांग्रेस विधायक अजीत शर्मा ने भी सरकार पर निशाना साधा। पीड़ित परिवार केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे के भाई के यहाँ काम करता है। पहले हॉस्पिटल में मैं ब्लॉक के हॉस्पिटल में नाथनगर में, उनके बाद वहाँ से हमको देख करके अपने घर पे बुलाया अनुपम डॉक्टर। उनके घर पे गए, फिर जो खर्चा होना था वो ले लिया अपना पैसा, 3-4 हज़ार लगभग लिया है। और उनके बाद अभी बोला कि 50,000 रुपया जमा करो तब होगा। हमारे सदर अस्पताल में भी ऑपरेशन होता है, मायागंज में भी ऑपरेशन होता है। हम लोग बराबर लगे रहते हैं कि गरीब जनता की सेवा करें। उसमें इस तरह की घटना होती दुख होता है। हम लोग कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेंगे। इसमें कम से कम ऐसी घटनाएं नहीं होनी चाहिए। इसमें इसकी घोर निंदा करता हूँ। कार्रवाई होगी, बिल्कुल कार्रवाई होगी। क्या एक डॉक्टर वो जा रही है हॉस्पिटल में और उसको आप अपने क्लिनिक में ले जाते हैं, पैसा मांगते हैं 50,000 इलाज के लिए, फिर वो जाके फिर मायागंज अस्पताल में जाके इलाज करा रही है। इस पर जांच करा के कड़ी से कड़ी कार्रवाई उस डॉक्टर के खिलाफ करना चाहिए कि आइंदे वह किसी भी जनता के साथ ये हरकत, ये महिलाओं के साथ ये हरकत नहीं कर सके। और दुनिया के कई देशों में कोरोना की तीसरी लहर ने दस्तक दे दी और ऐसे में पटना एम्स में भी कोरोना से निपटने की तैयारी की जा रही है। एम्स बेड की क्षमता दुगनी करने में जुटा है। कोविड मरीजों के लिए अब 400 से बेड की क्षमता बढ़ाकर 700 हो जाएगी। एम्स के अधीक्षक डॉक्टर CM सिंह के मुताबिक की संख्या के साथ साथ 115 वेंटिलेटर की व्यवस्था हो गई है और हर बेड तक ऑक्सीजन की सुविधा भी मिलेगी। यही नई संसाधनों में इजाफा के साथ स्टाफ को भी लगातार बढ़ाने में एम्स जुटा हुआ है। सीनियर रेजिडेंट और जूनियर रेजिडेंट की लगातार बहाली भी चल रही है। कि हमें एम्स पटना को कोई अलग से तैयारी करने की ज़रूरत नहीं है। एम्स पटना के सारे बेड पे वेंटिलेटर लग सकते हैं, सारे बेड पे ऑक्सीजन अवेलेबल है। तो जैसे जैसे ज़रूरत होती है, हमारी डायनेमिक पोजीशन होती है, जैसे जैसे ज़रूरत होती है हम एक दिन में कई सारे वार्ड रेडी करके कोविड पेशेंट के लिए तैयार कर लेते हैं। तैयारी चल रही है। टोटल इस बार हम लोग 600 से 700 बेड के लिए भी तैयार हैं अगर ऐसी ज़रूरत पड़ती है तो। बुलेटिन में कुछ और खबरें, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को आरजेडी की पूरी कमान सौंपने की तैयारी हो गई है। बताया जा रहा है कि प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह और लालू के मुलाकात के बाद तेजस्वी को कमान सौंपने की पूरी रणनीति बना ली गई है। क्या तेजस्वी को मिलेगी आरजेडी की कमान? क्या तेजस्वी बनेंगे आरजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष? तेजस्वी के कंधों पर जल्द ही पूरी पार्टी की कमान सौंपी जा सकती है। कयास लगाए जा रहे हैं कि जल्द ही लालू तेजस्वी की ताजपोशी करेंगे। बताया जा रहा है कि जगदानंद की दिल्ली में लालू से हुई मुलाकात में इसकी पूरी रणनीति बना ली गई है। कोरोना को देखते हुए फिलहाल लालू दिल्ली में इलाज करवा रहे हैं। जैसे ही लालू पटना पहुंचेंगे, तेजस्वी को पार्टी की कमान की घोषणा हो सकती है। न्यूज़ 18 से खास बातचीत में आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने इस बात का इशारा कर दिया है। आर के भविष्य का नेतृत्व करता तेजस्वी है, ये तो तय हो चुका है। अब सवाल बाकी जो दूसरे हल हैं, जब वो असली सवाल हल हो गया है तो बाकी सहयोग वाला जो समस्या है ये तो 1 मिनट के भीतर कभी हल हो जाएगा। बस समय पर जो सवाल और समय पर उसका जवाब दोनों समय पर आते हैं। माना जा रहा है कि तेजस्वी यादव को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए जाने से पहले कार्यकारी अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी जा सकती है। आरजेडी की कमान तेजस्वी के हाथों में सौंपे जाने की तैयारियों का जहां कांग्रेस ने स्वागत किया है, वहीं सत्ताधारी बीजेपी ने इसे घातक बताया है। मैं समझता हूँ अगर तेजस्वी यादव को आरजेडी अपना नेतृत्व सौंपता है, इसे कांग्रेस पार्टी के लिए तो और प्रसन्नता की बात होगी। हमारा सहयोगी दल ने एक नया यंग लीडरशिप को आगे किया है। मैं समझता हूँ जो भी परिस्थिति हो या राष्ट्रीय जनता दल का आंतरिक मामला है, वो अपने पार्टी के निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र है। अगर तेजस्वी यादव को राजद की कमान दी जाती है तो ये राजद के लिए घातक होगा। इतने लंबे समय तक राजद का जो वजूद रहा है तेजस्वी यादव के नेतृत्व में, वह राजद
समाप्त हो जाएगी। पिता के बाद उत्तराधिकारी के रूप में बड़े पुत्र को ही माना जाता है। अब भोले भाले तेज प्रताप जी को दरकिनार करके तेजस्वी जी अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष की कुर्सी हथिया लें तो वो एक अलग बात है, वरना ये सत्य है, सभी जानते हैं और सभी मानते हैं कि लालू जी के बाद उनकी तरह की राजनीति या उनकी छवि किसी में दिखता है तो निश्चित रूप से तेज प्रताप में दिखता है। अगर वाकई तेजस्वी को कमान मिलती है तो उनके सामने चुनौतियां भी कम नहीं होगी। न्यूज 18 के लिए पटना से रवि एस नारायण की रिपोर्ट। गन्ना किसानों और चीनी मिल कर्मचारियों का बकाया भुगतान करने के लिए गन्ना उद्योग विभाग ने बड़ी पहल की। बार बार के अल्टीमेटम के बाद भी जिन चीनी मिलों ने किसानों का बकाया नहीं चुकाया, उनकी नीलामी की तैयारियां शुरू हो गई हैं। गन्ना किसानों के साथ चीनी मिलों की मनमानी और फसल को लेकर पैसे देने में आनाकानी अब और नहीं चलने वाली है, क्योंकि गन्ना उद्योग विभाग ने किसानों का पैसा डकार रहे चीनी मिलों की नीलामी की तैयारी शुरू कर दी है और इसके लिए संबंधित डीएम को पत्र भी भेज दिया गया है। गन्ना उद्योग विभाग ने रीगा चीनी मिल, सासा मूसा चीनी मिल, भारत शुगर मिल सिधवलिया, हनुमान शुगर मिल समेत कई चीनी मिलों की लिस्ट तैयार कर ली है, जिस पर किसानों का करोड़ों रुपया बाकी है। किसान के सर्कुलर में लिखा हुआ है कि जो किसान गन्ना गिराएगा उसको 15 दिन में भुगतान देना है। अगर वो 15 दिन में फैक्ट्री मालिक भुगतान नहीं देगा तो उसे ब्याज समेत देना है। तो हमारा गन्ना विभाग ने इन बकाया के लिए जिला कलेक्टर के पास नीलाम पत्र दायर किया है और हम लोगों ने निर्देश दिया है कलेक्टर को कि अगर ये कंपनी पैसा नहीं देता है तो इस कंपनी की परिसंपत्ति को नीलाम कर और किसानों को ब्याज समेत नियम संगत भुगतान की जाए। गन्ना किसानों को एक एक पैसे के लिए तरसाने वाले रीगा चीनी मिल पर किसानों का 60 करोड़, सासा मूसा चीनी मिल पर 40 करोड़ और भारत शुगर मिल पर 2 करोड़ रुपए बकाया है। रीगा चीनी मिल पर तो किसानों का किसी कराकर भी पैसे हजम कर लेने का आरोप है। ऐसे में गन्ना किसानों को उचित दाम दिलाने और उनकी आमदनी बढ़ाने के लिए विभाग अब बंद पड़े चीनी मिलों की जमीन पर इथेनॉल फैक्ट्री लगाने की तैयारी कर रही है। एथेनॉल बनाएंगे, उन्हें निश्चित तौर पर गन्ना उद्योग विभाग में आना है। आज जो ग्रेन आधारित इथेनॉल बनाएंगे मक्का और चावल से, वो हमारे उद्योग विभाग में जाएंगे। तो ऐसे इन्वेस्टर आ रहे हैं, चूंकि अब एथेनॉल जो है नेशन की आवश्यकता है। हालांकि हरिनगर, लौरिया, सुगौली और मझौरिया चीनी मिलों ने काफी हद तक किसानों का भुगतान कर दिया है और भुगतान करने के लिए 30 जुलाई तक का समय दिया गया है। इतना ही नहीं, किसानों का बकाया चुकाने तक ये चीनी मिल कोई नया प्रतिष्ठान भी नहीं खोल सकते। मतलब साफ है कि पिछले कुछ सालों में जिस तरह से दुनिया का मुंह मीठा कराने वाले गन्ना किसानों का मन खट्टा हुआ है, उस हालात से किसानों को बाहर निकालना है। न्यूज 18 के लिए पटना से शैलेंद्र कुमार की रिपोर्ट। बिहार में बालू खनन में दागे 41 अफसरों के खिलाफ जांच शुरू हो गई है। ईओयू यानी आर्थिक अपराध इकाई ने अफसरों की संपत्ति की जांच शुरू कर दी है। ईओयू की कई टीमें इन अधिकारियों की संपत्ति को खंगालने में जुटी है। इसकी मॉनिटरिंग जो है एडीजी रैंक के अफसर कर रहे हैं। जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी संजय कुमार। बालू उत्खनन मामले में सरकार द्वारा कार्रवाई की जद में आए 41 अफसरों की संपत्ति की जांच शुरू कर दी गई है। सूत्रों के हवाले से जो जानकारी मिल रही है, फिलहाल इसके लिए ईओयू यानी आर्थिक अपराध इकाई में कई टीमें गठित की गई हैं और अलग अलग अधिकारी जो कार्रवाई की जद में आए अधिकारी हैं उनकी संपत्ति की जांच कर रहे हैं। हालांकि आर्थिक अपराध इकाई में डीएसपी और एसपी रैंक के ऑफिसरों की भारी कमी है और यही कारण है कि आर्थिक अपराध इकाई ने बिहार पुलिस मुख्यालय से ऐसे अफसरों को प्रतिनियुक्ति पर डिप्यूट करने की मांग की रखी है और अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो पुलिस मुख्यालय जल्द ही आर्थिक अपराध इकाई के लिए अलग से अफसरों की प्रतिनियुक्ति करेगा। फिलहाल बैंक डिटॉल बैंक जो खाते हैं, इसके अलावा जो LIC है और जो दूसरे निवेश हैं, जमीन के कागजात हैं, इन सभी की छानबीन चल रही है और इसमें अगर कोई सबूत मिलता है इन अधिकारियों के खिलाफ तो उनके अगेंस्ट में FIR लॉन्च किया जाएगा और छापेमारी तक की कार्रवाई की जा सकती है। आज भी एक महत्वपूर्ण बैठक गृह विभाग में हुई है जिसमें आर्थिक अपराध इकाई के तमाम जो अफसर थे वो मौजूद थे और कई मसलों पर दोनों विभागों के बीच चर्चा हुई है और निश्चित तौर पर जिस तरीके से चर्चा हुई है वैसे में
इस बात की संभावना जताई जा रही है कि आने वाले दिनों में जो बालू उत्खनन कांड में जो अफसर जो फंसे हैं और जिनके खिलाफ कार्रवाई चल रही है, उनके विरुद्ध एक बड़ा एक्शन जो है वो हो सकता है और निश्चित तौर पर जो कार्रवाई होगी वैसे में इन अफसरों की मुश्किलें आने वाले दिनों में काफी बढ़ सकती है। कैमरा पर्सन मनीष जुनेजा के साथ संजय कुमार, न्यूज़ 18 पटना। और इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन खबरें लगातार जारी है। देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार।